हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि एजुकेशन या करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व है और भाषा की क्या आवश्यकता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हम भाषा सारे कमीशन में भाषा को 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है ये जानेंगे, और भाषा का क्या रोल है, भाषा की किस लिए जरूरी है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मतलब भाषा पाठ्यचर्या संवर्धन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस सब चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है? एक यह भाषा के करिकुलम के इर्द गिर्द जो लैंग्वेज होता है या लैंग्वेज जो है वो पाठ्यक्रम के लिए लैंग्वेज का क्या महत्व है ये जानना है हमें। और यह एक पाठ्यचर्या को बढ़ाने वाला, एनरिच करने वाला प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स को यह अवसर प्रदान करता है कि दे कैन यूज देयर स्किल्स इन लैंग्वेज। वो अपने पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में अपने कौशल का प्रयोग कर सके। मतलब नॉन लैंग्वेज इंग्लिश और नॉन लैंग्वेज कोर्स में भी अपने भाषा के कौशल का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए भाषा को पाठ्यचर्या में क्यों इंक्लूड किया गया, इसके महत्व को हम जानेंगे। क्योंकि भाषा से ही हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचा सकते हैं या दूसरे की बात सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। हर चीज के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो लैंग्वेज क्या है? भाषा जो है एक किसी भी अधिगम में, कोई भी सीखने में केंद्रीय भूमिका क्या है? भाषा। जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कुछ चीज जान नहीं पाएंगे, ना कुछ सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने में या कोई नई अवधारणा को आत्मसात करना, एसिमिलेट मतलब अपने अंदर ग्रहण करना, आत्मसात करने में जब कोई भी चीज को हम सीखना चाहते हैं या उसको जानना चाहते हैं तो हम कब सीखते हैं? जब हम सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो हम जो भी चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उन सब के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। बोलना और लिखना जो है वह एक थिंकिंग प्रोसेस, सोच की प्रक्रिया को दिखाता है जो कि चल रही है, जो हो रही है ऐसी। तो स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र भाषा सीखते हैं और इसलिए अगर उनका भाषा उनकी कमजोर होती है तो उनकी लर्निंग भी कमजोर होती है। क्योंकि आजकल अभी के दायरे में देखें तो आप पढ़ने के लिए गूगल सर्च करते हैं, वहां पर लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप भाषा समझ पाते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा का ज्ञान आपको है, तभी आप गूगल में जो सर्च कर रहे हैं उसको पढ़कर आप समझ पाएंगे। तो अगर आपकी भाषा कमजोर है तो आपकी लर्निंग या अधिगम भी आपका कमजोर हो जाएगा। आप टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो बोलकर या लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कार्य टास्क को पूरा करते हैं छात्र, और लर्निंग प्रोसेस में लगे रहते हैं। और वो एकेडमिक कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। एकेडमिक कंटेंट को मतलब जब टीचर प्रेजेंट करता है और छात्र उसको ग्रहण करते हैं तो उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है। तो स्किल, भाषा ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए, क्लासरूम लाइफ को बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। तो जो भी छात्र सीखते हैं या जो भी छात्र अपनी बात को कहते हैं, वो सब का माध्यम क्या होता है? वो भाषा के माध्यम से ही होता है। तो टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलकर, लिखकर, बात करके एक दूसरे से संवाद करते हैं, टास्क को प्रेजेंट करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में लगते हैं, एकेडमिक कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं। टीचर जो है छात्रों की लर्निंग का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और छात्र अपने नॉलेज और स्किल को दिखाते हैं। और क्लासरूम का लाइफ क्या है? पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें भाषा का अहम रोल हो जाता है। तो जो भी छात्र सीखते हैं वो भाषा में सीखते हैं और भाषा का अहम रोल हो जाता है लर्निंग में। तो लैंग्वेज बेस्ड करिकुलम, अब करिकुलम में भाषा का महत्व, तो कोई भी भाषा करिकुलम हो, पाठ्यचर्या हो, उसमें भाषा की तो अहम भूमिका है। क्योंकि भाषा ही वेल प्लान कंटेंट या सूचना प्रस्तुत करता है।
छात्रों को किसी भी सभी विषयों में छात्र को जानकारी प्रदान करने के लिए किसका माध्यम लिया जाता है, किसके आधार पर होता है, वो भाषा के आधार पर होता है। तो भाषा के अनुभव को सीखने और समृद्ध करने के लिए यह एक स्ट्रैटेजी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा से परे आर्ट्स क्लास, लैंग्वेज लर्निंग, कंटेंट क्लास, आर्ट, कला का, फिजिकल एजुकेशन, सब सारी कक्षा चाहे किसी भी तरह का, उसमें लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो करिकुलम में भाषा को किस लिए महत्व दिया गया है कि भाषा इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, समझने के लिए और नॉलेज का यूज करने के लिए, ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, ज्ञान का उपयोग करने के लिए और समझने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो है हर चीज़ में इसका रोल महत्वपूर्ण है। तो इफेक्टिव लर्निंग कब होता है, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में परफेक्ट सही संचार होता है। टीचर जो कहना चाहता है छात्र उसे सही सही समझता है, तभी लर्निंग होती है। लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम क्या है, मतलब करिकुलम लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम एक करिकुलर एनरिचमेंट, पाठ्यचर्या संवर्धन प्रोग्राम है। पाठ्यचर्या संवर्धन प्रोग्राम मतलब पाठ्यचर्या क्या है, ये पाठ्यचर्या संवर्धन प्रोग्राम मतलब कि ये पाठ्यचर्या को एनरिच करता है और स्टूडेंट को यह अवसर प्रदान करता है कि वो अपने कौशल का प्रयोग करें भाषा में, अदर देन इंग्लिश और नॉन लैंग्वेज कोर्स में, मतलब भाषा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में भी अपने स्किल का प्रयोग करें। भाषा जो है हमेशा सेंट्रल लर्निंग में सेंट्रल रोल अदा करती है। भाषा हमेशा सीखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आर्ट्स हो, साइंस हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब में भाषा की भूमिका अहम होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र अपने ज्ञान को, नए अवधारणा को किस तरह से आत्मसात करते हैं जब वो उसके बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। जो भी वो सीख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इन सब क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की। इसलिए पाठ्यचर्या में भाषा, शिक्षा में पाठ्यचर्या में भाषा के अहम रोल है। बिना भाषा के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारी शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती। और पाठ्यचर्या में भी, पाठ्यक्रम में भी के भाषा के आधार पर ही सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। तो लैंग्वेज क्यों, भाषा क्यों मायने रखती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज क्या है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब हम जब हायर ऑर्डर थिंकिंग, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के कंपोनेंट के रूप में भाषा काम करती है। और यह एक प्री कंडीशन है किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को सीखने के लिए यह एक पूर्व शर्त है, मतलब प्री कंडीशन है कि भाषा आनी चाहिए, तभी हम किसी कंटेंट को सीख सकते हैं। इसमें बहुत ही कम, इसमें कोई शक नहीं है कि सक्सेसफुल लर्निंग जो है, सफल लर्निंग इन मोस्ट स्कूल सब्जेक्ट्स, किस पे, हर स्कूल का कोई भी सब्जेक्ट हो वो इस पर आधारित है कि आपका सोचने का स्किल जो है वो हायर ऑर्डर हो, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हो, तभी आप कोई भी सब्जेक्ट में सक्सेसफुली लर्निंग कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए क्या है, लैंग्वेज एक टूल है। मेकिंग मीनिंग मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए लैंग्वेज एक हथियार, एक औजार है, एक हमारे हाथ में टूल है। बहुत सारे अप्रोच हैं लैंग्वेज डायमेंशन ऑफ कंटेंट की, जो टीचिंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और ओरिजिनल आइडिया वाइगोत्स्की और ब्रूनर का है। तो इसमें क्या है कि वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने भाषा के महत्व को समझाया है कि कैसे सीखते हैं। तो जब भी हम सीखते हैं तो वाइगोत्स्की का कहना है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं, तो सांस्कृतिक मध्यस्थता से सीखते हैं। मतलब क्या होता है, समाज में
बोलचाल से बच्चे, छोटे बच्चे सीख लेते हैं। और उसके बाद फिर वो उनसे जो अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं उससे भी सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो जिसको उन्होंने कहा कि कल्चर, बच्चे अपने और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को वाइगोत्स्की का कहना है कि कैसे सीखते हैं, कल्चर मेडिएशन, समाज में एक दूसरे से सांस्कृतिक मध्यस्थता और एक दूसरे से बात करके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से सीखते हैं, आपस में बातचीत। और दूसरा एक उन्होंने दिया MKW, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन, एडल्ट और पीयर। ठीक है, तो एडल्ट कर दे, तो एडल्ट जो कि उन्हें, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं सपोज की, और उन्हें कहीं पर कठिनाई महसूस हो रही है, तो उनसे जो ज़्यादा जानकार है आके उन्हें हेल्प कर देता है, तो बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं। तो किसी भी तरह का कार्य करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, और भाषा की ज़रूरत होती है तो मानसिक अवधारणाओं का विकास होता है भाषा के जरिए। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज डिपेंड ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल एक्सचेंज। तो जब भी हम सीखते हैं, किसी दूसरे से सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं, हम वर्बल एक्सचेंज करते हैं, हम मौखिक आदान प्रदान। तो मौखिक आदान प्रदान किस रूप में होता है, तो भाषा के रूप में। इसलिए भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूनर का कहना है कि लर्निंग जो है वो लर्नर के द्वारा बहुत आसानी से ग्रैस्प किया जाता है। लर्निंग क्या है, तो उन्होंने कहा कि ब्रूनर का थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, जो कि यह बताता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें लर्नर नया आइडिया बनाता है या नया कॉन्सेप्ट बनाता है, जो कि उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है या करंट ज्ञान पर आधारित होता है। तो लर्नर क्या करता है कि इंफॉर्मेशन, जो नया इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, उसको वो सेलेक्ट करके और उसको पुराने जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ जोड़कर वह उन चीज़ों को एक जोड़ता है और नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे नया मिल रहा है, उसे पुराने इंफॉर्मेशन से जोड़कर वो नया ज्ञान बनाता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी इस कार्य के लिए उसे भाषा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ओरिजिनल आइडिया जो है ना, विकासात्मक जो भाषा, सामाजिक और रचनात्मक अवधारणा का विकासात्मक जो भी लर्निंग का है थ्योरी, वो सारा लैंग्वेज पर निर्भर करता है। लैंग्वेज क्या है, तो एक फिल्टर है, क्या चीज़ के लिए, लर्निंग आउटकम को फिल्टर करता है, ताकि हम इसको आकलन कर सकें कि क्या सीखा गया है। फॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर इन स्कूल सब्जेक्ट इज हेविली रिलाई ऑन ओपन और हाफ ओपन फॉर्मेटेड टास्क। फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मल असेसमेंट जो होता है ना, उसमें औपचारिक मूल्यांकन जो होता है, वो बच्चे को एक सब टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत उनका टेस्ट लिया जाता है, तो जिससे कि पता चलता है कि जो भी पढ़ाया गया बच्चों ने कितना सीखा है। इसके लिए मौखिक या लिखित प्रस्तुतियां या टेस्ट लिया जाता है, ओरल या रिटन प्रेजेंटेशन या टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट को, ताकि ये जांचा जा सके कि वो टास्क किस तरह से सॉल्व कर रहा है। तो जब भी ये फॉर्मल असेसमेंट किया जा रहा है, यहाँ भी भाषा की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी टेस्ट लिया जाता है वो बोलकर या लिखकर उन्हें भाषा का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि हम बच्चों का मौखिक फिल्टर की विशेषता, मतलब जो भी हम उनका वर्बल फिल्टर जो वो बोलते हैं, तो प्लेन वर्ड में क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चे के पास सब्जेक्ट की लिटरेसी नहीं हो, जितने एज के वो हैं और उस एज के अकॉर्डिंग उन्हें अगर विषय की लिटरेसी नहीं हो, सब विषय की साक्षरता नहीं हो विषय को समझने, तो उनका जो है वो चांस बहुत कम हो जाता है कि वो टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रूप में, वो पूरा कर सके। इसलिए सब्जेक्ट लिटरेसी मतलब भाषा का ज्ञान होगा, तभी वो अपने सब्जेक्ट को, अपने लेवल के सब्जेक्ट को समझ पाएगा और उसे एक्सप्रेस कर पाएगा, और टीचर की
एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। तो लैंग्वेज क्या बहुत मैटर करता है। अगर भाषा के लिए लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो नॉट ओनली इन द लैंग्वेज क्लासरूम, लैंग्वेज की जरूरत या लैंग्वेज का महत्व केवल लैंग्वेज क्लासरूम में ही नहीं है, बल्कि सभी पूरे करिकुलम में लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम उसे भाषा के ये में पढ़ते हैं ना, किसी भाषा में पढ़ते, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो सभी विषयों के लिए लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज, कोई भी एजुकेशन में, सभी सब्जेक्ट में और पूरे करिकुलम में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये समझना होगा कि भाषा का महत्व करिकुलम में और शिक्षा में कितना ज़्यादा है, क्योंकि बिना भाषा के ना हम कोई भी विषय को नहीं समझ सकते हैं और ना ही हमारा करिकुलम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो भाषा मुख्य रूप से क्या करता है, इसका जो पर्पसफुल यूज है, भाषा का यूज क्या है कि ये हर जगह इसका उपयोग, सोचने में, बोलने में, सीखने में, किसी भी विषय को पढ़ने में। तो ये अधिगम जो है, सीखना जो है, वो किस चीज में आता है, बोलना, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना। तो लर्निंग हमेशा बोलने से और लिखने से होता है। जितना ज्यादा हम आकार देने और बढ़ने के माध्यम से होता है। और लैंग्वेज का यूज जो होता है वो किसी भी संज्ञानात्मक विकास के लिए मूल होता है, मतलब इस प्री रिक्विजिट होता है। ये सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है लैंग्वेज की, तभी किसी भी व्यक्ति का अधिगम या ज्ञान या संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब नॉलेज और ज्ञान बढ़ता है। लैंग्वेज एक मीडियम है जो कि लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है और ऑटोनॉमस बनाता है एक लर्नर के रूप में। मतलब क्या है कि अगर आपको लैंग्वेज से आपकी लर्निंग रिफ्लेक्ट होती है, लैंग्वेज को जानकर उससे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, और फिर आप एक ऑटोनॉमस लर्नर का मतलब क्या हुआ, आप बिना किसी की मदद के खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर लैंग्वेज पर आपका कमांड हो जाता है तो किसी भी चीज को पढ़कर आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये ऑटोनॉमस शब्द आ गया। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है कि लैंग्वेज को सपोर्ट करना है, किस तरह हर बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, और लैंग्वेज की सभी क्षेत्रों में हर लर्निंग एक्टिविटी में बच्चों को फीडबैक देना है कि वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें लैंग्वेज पर कमांड होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो अपनी बातों को लिख सके, पढ़ सके और एक्सप्रेस कर सके। तो आर्ट यहाँ पर कहा गया है कि लैंग्वेज से रिलेटेड कितने एक्टिविटीज हैं जो कि लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो 8 ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसमें लैंग्वेज की, भाषा की जरूरत होती है। लिसनिंग मतलब कि कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, उसमें भी कोई बोल रहा है तो वो भाषा का प्रयोग कर रहा है। स्पीकिंग जब हम बोल रहे हैं, तो मीनिंगफुल जब भी हम बोल रहे हैं तो ये भाषा हो गई। रीडिंग जब हम पढ़ रहे हैं, रिटन टेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो इन लैंग्वेज। राइटिंग, प्रोड्यूसिंग रिटन कॉन्टेक्स्ट और कोहेरेंट डिस्कोर्स, मतलब या तो हम लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, या फिर हम रिटन टेक्स्ट को लिख रहे हैं, तो वहाँ भी भाषा प्रयोग करते हैं। व्यूइंग, अटेंडिंग विजुअल साइंस और इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को देख रहे हैं, किसी भी दृश्य संकेत को देख रहे हैं, तब भी हमें भाषा हो रही। मतलब हम ट्रैफिक सिग्नल को देख रहे हैं, दैट इज अ सिंबल, विजुअल साइंस, बट हमें उससे भाषा के रूप में संकेत मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाल सिग्नल है, मतलब रेड, लाल सिग्नल दिख रहा है, ये लैंग्वेज आ गया लाल सिग्नल। अब रेड सिग्नल हमें क्या बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल आ गया, हमें वो मतलब वो संकेत है, फिर भी वो भाषा के रूप में हमें अपनी सूचना दे रहा है। तो यहाँ भी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। शेपिंग में क्या हुआ कि विजुअल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, शेपिंग में आप विजुअल, मतलब शेपिंग का मतलब क्या हुआ कि आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के दृश्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कभी आप अपने दृश्य साधन को ना करके फिर शेपिंग में आप अपने जेस्चर्स से भी अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज का तरीका है एक्सप्रेस करने का। वाचिंग, अटेंडिंग अ फिजिकल मूवमेंट, किसी का फिजिकल मूवमेंट को देखकर, शारीरिक गतिविधियों को देखकर, क्रिकेट का खेल, फुटबॉल का खेल, ये सब को देखकर भी आप लैंग्वेज, उसमें भी लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है।
वो एक्टिविटीज में भी है, गोल मारा, ये उसने छक्का मारा, तो ये सारे चीज जो है ना, उसने तो बॉल को मारा बैट से और छक्का लग गया, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज आ रहा है, तो लैंग्वेज भी एक्सप्रेस हो रहा है, मूविंग, आप पूरे बॉडी को मूव कर रहे हैं, ये भी सेल्फ एक्सप्रेशन है कि आप किस तरह से चल रहे हो। आप अगर लंगड़ा के चल रहे हो तो देखने वाला, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके बॉडी का मूवमेंट से उसको पता चल रहा है कि आपके पैर में तकलीफ है, आप सीधे चल रहे हो, का झुक के चल रहे हो, तो ये सारा इसमें क्या है, ये भी लैंग्वेज इन्वॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से भाषा से जुड़ी ये मानवीय गतिविधियां हैं जो कि 8 तरह की हैं। इसमें बहुतों में, मतलब कुछ में अपने आप भाषा प्रकट हो रही है, लैंग्वेज का यूज हो रहा है। तो लैंग्वेज को हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि 8 तरीके को देखने से हमें पता चलता है कि लैंग्वेज क्या है, संचार कौशल से कहीं अधिक है, बिना बोले भी हम बहुत चीज कह जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा शेपिंग से, मूवमेंट से, बॉडी का मूवमेंट से। लैंग्वेज थिंकिंग प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम जो भी सोचते हैं उसमें भी भाषा ही में सोचते हैं, हमारे सोचने का माध्यम भी भाषा है। लैंग्वेज क्या है, किसी भी सोच को, किसी भी नेटवर्किंग, किसी भी कल्पना करने का, किसी भी हाइपोथेसिस बनाने का एक माध्यम है, टूल है। लैंग्वेज मेंटल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और संज्ञानात्मक सटीकता, मतलब कि परफेक्शन ऑफ नॉलेज, कॉग्निटिव प्रेसिजन लाता है। लैंग्वेज एकेडमिक पर्पस के लिए हमें हेल्प करता है, हमारे थॉट को क्लियर करता है, कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है और हमें समझने में मदद करता है। लैंग्वेज हमें मदद करता है किसी भी प्रवचन या किसी भी स्पीच को देने के लिए, स्पीच को तैयार करने के लिए, फिर उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसमें हाव भाव डालने में मदद करता है। तो लैंग्वेज का एक्सप्रेशन कितने तरह का होता है, अब हम ये देखें भाषा का की अभिव्यक्ति कितने तरह से होती है। ये सारी चीजें हमें एजुकेशन और करिकुलम के तहत देख रहे हैं। तो वर्बल मोड में क्या क्या हुआ, बोलना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, यह ओरल इनपुट है, सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं या हम बोल रहे हैं। तो इनपुट इनटेक और स्पीकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंगफुल अटरेंसेस, सुनने में हम इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं जब बोल रहे हैं। तो उसके बाद रीडिंग राइटिंग में है कि रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड राइट रिटन टेक्स्ट। रीडिंग में क्या है कि हम जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। राइटिंग क्या है, रिटन टेक्स्ट को हम बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। तो जैसे कोई कंपोज करता है तो या हम ही कुछ लिखते हैं या कोई स्पीच तैयार करते हैं तो पढ़कर तैयार करते हैं, तो ये आउटपुट हो जाता है। और नॉन वर्बल मोड्स में क्या हो गया, नॉन वर्बल मोड में होता है देखना, शेपिंग में क्या होता है कि विजुअल साइंस, हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, नहीं नहीं हाथ से बोल दिया, आंख से इशारा कर दिया, ये सब वॉचिंग, देखना। और मूविंग से भी हम अपनी बात को कह लेते हैं, जैसा अभी हमने देखा। व्यूइंग में भी हुआ कि सिंबल्स वगैरह को हमने देखा। व्यूइंग इज अटेंडिंग टू विजुअल साइंस और इंफॉर्मेशन, वाचिंग, अटेंडिंग एंड मूवमेंट। शेपिंग एंड मूवमेंट में, शेपिंग में विजुअल साइंस मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि हमारे हाव भाव से पता चलता है, जेस्चर्स से पता चलता है। और मूविंग में क्या है कि हमारी पूरी बॉडी की जो गति होती है और जो चलने का तरीका होता है, शारीरिक हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, उससे भी हमारे भाषा का ये भाषा को प्रकट करने का नॉन वर्बल मोड में आ गया। उसके बाद आता है सेंसिंग। सेंसिंग क्या है, सेंटिएंट मोड ऑफ नोइंग। यहाँ पर ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग का जो सेंस, मतलब संवेदन क्षमता है, जो किसी चीज को महसूस कर लेने की योग्यता जो है, तो उसमें क्या है कि बाहर और इनर वर्ल्ड से वो संवेदना को समझता है बाहर से कि माहौल कैसा है, किसी का मूड कैसा है, और अपने मूड को भी वो समझता है कि किस तरह से खुश है, दुखी है, ये सारी चीजें भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज क्या है, सेंट्रल है, होल करिकुलम प्रोसेस का सेंटर है। ये क्या बताता है, ओरल एंड रिटन लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है, जो कि हर एरिया ऑफ करिकुलम में होता है। सोचना और लिखना, करिकुलम के बोलना लिखना, ये करिकुलम के हर एरिया में है, इसलिए भाषा जो है यहाँ पर सेंट्रल रोल है। जॉन कैरल का कहना है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ पिक्टोरियल एक्सप्रेशंस, जो हम पिक्चर में देखकर बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं
तो वो हमेशा लैंग्वेज के साथ जुड़े होते हैं और उसको समझने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। पिक्चर में बहुत चीज़ दिखाया जाता है, मान लीजिए कोई स्टोरी कॉमिक्स, तो फिर भी उसको समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है, बिना भाषा के हम उसे समझ नहीं सकते। तो पियाजे का कहना है कि लैंग्वेज इज बट वन अमंग द मेनी एस्पेक्ट ऑफ सेमियोटिक फंक्शंस। लैंग्वेज क्या है कि लाक्षणिक कार्यों के कई पहलू में से एक है। अब हम अभी देखते हैं सेमियोटिक फंक्शन। ये क्या कहता है कि बहुत से मामलों में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सेमियोटिक होता है सिम्बॉल्स, नॉन वर्बल मोड्स। ये तो हो चुका है, ये रिपीट हो गया, इसको मैं कट कर रही हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं, ये भी रिपीट हो गया इसलिए इसको भी कट। दो दो स्लाइड रिपीट हो गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी मैं काट इसको डिलीट नहीं कर सकती। तो पियाजे का कहना था कि सेमियोटिक फंक्शन जो है ना, वो एक क्या है, लाक्षणिक कार्य। जो सेमियोटिक मतलब सिम्टोमेटिक कह सकते हैं, सिंबॉलिक कह सकते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी है जो एक प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बच्चे में 18 मंथ का जब बच्चा होता है तब ये जागृत होता है, ये इमर्ज होता है 18 मंथ्स में। ये क्या है, यह एक यूनिफाइड कैपेसिटी है, मतलब एकीकृत क्षमता है जो कि बच्चे को क्या करता है, किसी भी बच्चे को क्या किस चीज़ के लिए सक्षम बनाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी घटना जो कि मौजूद नहीं है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से बताना, किसी अन्य वस्तु के माध्यम से बताना, मतलब कोई ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करना जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो सामने नहीं है, उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से बताना। मतलब क्या है कि कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेमियोटिक्स इंक्लूड ट्रैफिक साइंस, मतलब ग्रीन रेड ये सब, या इमोजी। इमोजी से क्या है कि आप दिख नहीं रहा है लेकिन वो घटना को आप, हाँ, अपनी हंसी से दुख वाला इमोजी डाल के आप आजकल व्हाट्सएप वगैरह में, सोशल मीडिया में आप यूज करते हैं। इमोटिकॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक जगहों पर बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो अपने लोगो, बहुत सारे ब्रांड अपने लोगों के द्वारा, लोगो मतलब सिंबल्स, ब्रांड सिम के द्वारा जो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स में क्या आ गया, इमोजीज, जिसमें कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड ग्रीन येलो ये सब बताते हैं, मतलब ये सिंबल के रूप में काम आते हैं और लोगों को कंट्रोल करते हैं। भाषा, ये भी एक भाषा का तरीका है। तो सेमियोटिक फंक्शन जो है वो चाइल्ड में कब से शुरू हो जाता है, वो 18 साल की अवस्था से बच्चा इस चीज को प्रैक्टिस करने लगता है, वैसी चीजों को बताने के लिए कि जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब आप प्रेजेंटली नहीं दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं या दुखी हैं, आप इमोजी भेजकर अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो इसे कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय निगमों द्वारा चीज के बेचने के लिए जो लोगो का यूज किया जाता है, तो लोगो में ब्रांड लॉयल्टी का क्या मतलब हुआ कि लोगो ही है जो कि बिना बोले ये बता रहा है कि ये कॉपीराइट है, इसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की जब बात आती है तो यह क्या है कि लोगों की जो एबिलिटी है रीडिंग, राइटिंग और बोलने की, और पर्सनल, सोशल और एजुकेशनल पर्पस के लिए जो लोग पढ़ते लिखते या बात करते हैं, इसको इससे जुड़ा हुआ है करिकुलम में। तो हाईली एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चीज है, बहुत ही ज़्यादा अमूर्त प्रक्रियाएं जो होती हैं मैथमेटिक्स में तो सारा अमूर्त चीज ही होता है। साइंस या साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर में क्या है, हाथ और माइंड का दोनों एक्टिविटी जिसमें कि आप कोई चीज निर्माण करते हैं। यूज द मीडियम नॉट ओनली इन डिस्क्राइबिंग द टेक्निक एंड प्रोसेसेस बट ऑल्सो इन रिवोकिंग रिस्पॉन्सेज।
तो जो विज्ञान, गणित और मनोप्रेरणा विधियों में भी अमूर्त प्रक्रियाएं केवल वर्णन करती हैं ऐसी बात नहीं है, वो तकनीक और प्रक्रिया के साथ साथ आपका प्रतिक्रिया भी पैदा करती हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो है, आप कोई साइकोमोटर एक्टिविटी से या मैथमेटिक्स से या कोई चीज़, तो उसको देखकर आपकी भी प्रतिक्रिया क्रिया होती है। तो ये लैंग्वेज करिकुलम में लैंग्वेज का ये रोल होता है, जो स्टूडेंट लिखित और बोलने में स्पष्ट है, जो वर्ड्स को यूज करके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने थॉट को शेप दे सकता है या की कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लगता है, तो उसके पास क्या है, वो स्कूल के सभी लर्निंग के लिए उसके पास इंडिस्पेंसेबल टूल है, क्योंकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास लैंग्वेज का कमांड है। तो लैंग्वेज पर कमांड होने से वो उसके पास एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज सभी स्कूल सब्जेक्ट एरिया में वो एक्सेल कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट टीचर को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में मतलब ये नहीं है कि हर भाषा, चूंकि पूरे पाठ्यक्रम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में ये नहीं हुआ कि हर सब्जेक्ट के टीचर को ग्रामर पढ़ाना जरूरी है, या हर सब्जेक्ट के टीचर को सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सिखाना है, ग्रामर सिखाना है। नहीं, इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो करिकुलम में है, तो उसमें क्या है कि हर विषय में भाषा का प्रयोग है, लेकिन हर भाषा विषय में भाषा कैसे निर्माण होता है उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज के पेपर में सिखाया जाएगा, लेकिन बाकी विषयों में वो सीखा हुआ भाषा जो है लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। तो लैंग्वेज का जो प्लेस है स्कूल करिकुलम में, वो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि लैंग्वेज जैसे ही डेवलप होगा वैसे ही बच्चा और सब्जेक्ट में भी एक्सेल करने लगेगा। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का उद्देश्य क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हर बच्चे में करना, और हर स्कूल की हर गतिविधि में लैंग्वेज का प्रयोग करना, हर लर्निंग एक्टिविटी में, और बच्चों को उनके प्रोग्रेस के बारे में फीडबैक देना। तो कैसे फीडबैक देना है, तो इसका इवैल्यूएशन और मूल्यांकन करके, असेसमेंट करके। तो ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये बताता है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज थिंकिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों में जो मौजूदा मानसिक और भाषाई क्षमता है, उसको स्वीकार करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए करिकुलम में बच्चों को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फोकस है कि बच्चे एक सक्रिय और स्वायत्त ऑटोनॉमस लर्निंग हो जाए, मतलब कि वो पढ़ना लिखना सीखें और खुद से कॉन्सेप्ट को समझना सीखें। टीचिंग से ज़्यादा वो स्वयं से समझने की संभावना को बढ़ाएं। लैंग्वेज सेंट्रल रोल प्ले करता है, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्जेक्ट एरिया हो, छात्र क्या करते हैं, नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं लैंग्वेज के जरिए, और जब वो उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो वो उनकी लर्निंग जो है उससे रिलेटेड होती है और उनका लर्निंग बढ़ता है, जो वो पहले से जानते हैं उसमें और वृद्धि होती है। लिखने और बोलने से लैंग्वेज जो है वो क्योंकि बोलना थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग, लैंग्वेज क्या है, थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ता है और उससे सोच की अभिव्यक्ति होती है। लैंग्वेज एक टूल है, एक उपकरण है, जो कि कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को और नॉलेज को एक अवधारणा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी का एक्सटेंशन करना, या न केवल भाषा की दक्षता को बढ़ाना है, बल्कि क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का, कॉन्सेप्चुअल लिटरेसी मतलब हुआ कि हर चीज को समझने की क्षमता का विकास करना है। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बातचीत या संचार जो है वो लैंग्वेज में होता है। हर व्यक्ति अपनी भाषा को बोलने में प्राउड फील करता है, और लैंग्वेज जो है नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है लैंग्वेज का। और ये
बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है बोलना, सुनना, एक दूसरे से बात करना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी जो है वो लर्नर कैसे अक्वायर करता है, कैसे आता है लर्नर में, तो वो बहुत सारे लर्निंग सिचुएशन से गुजरता है, फिर कम्युनिकेटिव स्किल में मास्टरी करता है, उसके बाद बहुत सारे शैली और प्रवचन सेटिंग से गुजर कर सीखता है, तुरंत नहीं सीख जाता, इसके लिए उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। लैंग्वेज की आवश्यकता कहाँ होती है? पढ़ने में और समझने में, किसी भी टेक्स्ट को समझने में, फिर सुनने में और कॉम्प्लेक्स इशू जो टीचर एक्सप्लेन करते हैं उसको समझने में, क्वेश्चन का आंसर देने में लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ओरली हो या रिटन मोड में हो, फिर टॉपिक ओरिएंटेड डिस्कशन में, फिर लैंग्वेज फॉर इवेल्युएशन के लिए ज़रूरत होती है। अक्रॉस द करिकुलम डायमेंशन में बहुत सारे सब्जेक्ट से लैंग्वेज सब्जेक्ट को जानने और समझने में ज़रूरत होती है। बिना लैंग्वेज की दक्षता के कोई भी विद्यार्थी अच्छे से ना तो किसी पढ़ाई को फॉलो कर सकता है और ना ही उसके दूसरे से इसके बारे में बात कर सकता है, इसलिए वो तभी इसका करने में सक्षम होगा जबकि उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो समझ सके। तो लैंग्वेज वर्ल्ड को समझने के लिए एक माध्यम है। तो लैंग्वेज जो अक्रॉस द करिकुलम है वो क्या करता है कि ये हर सब्जेक्ट एरिया में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में मदद करता है, और कोई भी थॉट को समझना और उसको क्लासिफाई करने में मदद करता है। लर्निंग लैंग्वेज से सब्जेक्ट को समझने में मदद करता है, वोकेबलरी को बढ़ाने में मदद करता है। तो वर्बल लैंग्वेज के अलावा क्या है कि दूसरा तरह का सेमियोटिक लैंग्वेज है, जो अभी हम लोगों ने बात किया इमोजी और लोगो और सिग्नल्स से। तो ये सेमियोटिक लैंग्वेज सिस्टम जो है ना, ग्राफ डायग्राम से भी हम जो अपने डेटा को हमने ग्राफ से दिखा दिया, डायग्राम से दिखा दिया, इस टेबल बना के दिखा दिया, स्केचेस और मैप से, तो यहाँ पर इसको भी एग्जामिन करना है क्योंकि ये भी सेमियोटिक सिस्टम है। ये क्या हुआ कि हम बहुत सारे आंकड़ा को ग्राफ में दिखा दिए तो सारी चीज़ एक साथ दिख गया, तो ये भी एक पियाजे के हिसाब से सेमियोटिक सिस्टम है। तो कह रहा है कि एज टू देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और उसका इंटर रिलेशन एंड कनेक्शन विथ स्पीच, ये ग्राफ है। तो लर्नर को ऐसा लैंग्वेज भी जो डेवलप करना चाहिए जो कि केवल शब्दों का ना हो बल्कि वो फिगर और इससे भी दिखाया जा सके। तो सारे सेमियोटिक सिंबल्स को यूज किया जाता है। लैंग्वेज का रोल जो है शिक्षा में वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी समझ पैदा होती है, लैंग्वेज से किसी चीज़ को हम समझ पाते हैं और अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट को सबसे पहले टीचर को जानना होगा कि स्टूडेंट क्या जानता है, दूसरा है कि जो वो जानता है टीचर को फिर उसके बाद उससे अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तीसरा टीचर और स्टूडेंट को नेगोशिएट करना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कितना उस छात्र को समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि टीचर और छात्र में जब आदान प्रदान होगा तो शिक्षक को भी पता चलेगा कि छात्रों को कहाँ कठिनाई हो रही है और कहाँ पर आसानी हो रही है। फिर चौथा क्या है कि टीचर और स्टूडेंट अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और स्टूडेंट का जो भी नॉलेज बढ़े उसे टीचर वैलिडेट करे। भारत में भाषा के बारे में हम लोग आते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार 122 लैंग्वेज है इंडिया में, जिसमें से 122 लैंग्वेज है टोटल, जिसमें से 22 लैंग्वेज 1 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, 10 लाख से अधिक लोगों के द्वारा 22 भाषाएं बोली जाती है, more than 1 million people speak 20 languages। ठीक है, और रिमेनिंग जो 100 लैंग्वेज है वो 100 लैंग्वेज
वो 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। मतलब एक लैंग्वेज को बोलने वाले 10,000 या उससे ज़्यादा लोग हैं। तो ये है कि कुछ ऐसे भी लैंग्वेज है जिनका अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और वो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। मतलब कुछ लैंग्वेज है 22 है जो कि 10 लाख के द्वारा बोला जाता है। 100 लैंग्वेज ऐसा है जो 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। कुछ ऐसे भी लैंग्वेज हैं जो 10,000 से कम लोग बोलते हैं। तो ये आबादी की बात हो रही है। तो ये एक सीरियस, ये रिपोर्टिंग बहुत सही भी नहीं है, अंडर रिपोर्टिंग भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ लैंग्वेज एज वेल बिकॉज सेंसस ऑल्सो रिकॉर्डेड 1500 मदर टंग है, 1500 मदर टंग्स इंडिया में है। तो हमारे यहाँ शिक्षा को मदर टंग में देने की बात की जा रही है। तो हम लोग को ये भी लैंग्वेज फार्मूला भी थोड़ा हम जान लें कि हर कमीशन में किस तरह से लैंग्वेज फार्मूला को लिया गया है। संक्षेप में हम इसको देख लेते हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है ना, ये क्राइटेरिया में कि लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जो 10,000 स्पीकर हैं, जिसके स्पीकर मतलब 10,000 बोलने वाले, 10,000 लोगों के द्वारा वो लैंग्वेज बोला जाता है ऑफिशियली, तो उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया गया, जिसको 10,000 लोग बोलते हैं। ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 122 लैंग्वेज जो है वो दो पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए में क्या है? लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 22 लैंग्वेजेज 8th शेड्यूल में। ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में आएगा। तो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज नॉट इन, और बाकी जो है 100 नहीं इंक्लूड है। 100 लैंग्वेजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में नहीं है तो इन्हें क्या, कौन सा लैंग्वेज कहा जाता है? नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, क्योंकि ये शेड्यूल में नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 100 लैंग्वेज, और इसके अलावा भी टोटल ऑफ अदर लैंग्वेजेस जो कि सभी मदर टंग फॉलिंग अंडर पार्ट बी, वो सब पार्ट बी में आए, और ये आया पार्ट ए में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पार्ट बी और विच टर्न लेस देन, और हमने ये भी देखा कि ये 10,000 बोलने वाले, जिस हर भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं इसमें? 10,000, और इसमें कितने हैं? 1 मिलियन। अब सवाल है कि कुछ 10,000 से लेस भी हैं। 10,000 से लेस जो हैं, तो ये जो हैं स्पीकर, ये उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि उनका लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब लैंग्वेज 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने सबसे पहले, कौन सा कमीशन था? राधा कृष्णन कमीशन। ये सब आप लोग एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। एजुकेशन कमीशन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इससे 1948-49 में था इसका नाम। दोनों एक राधा कृष्णन कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। वो क्या रिकमेंड किया था कि संस्कृत को छोड़कर सभी भारतीय भाषा को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहिए। मतलब संस्कृत को छोड़कर सभी भारतीय भाषा को इंग्लिश को रिप्लेस करना चाहिए एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज संस्कृत इन्वॉल्व्स मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। उनका कहना है कि संस्कृत को छोड़कर अन्य सभी भारतीय भाषा को, अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में क्या करना चाहिए? प्रतिस्थापित करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए।
दूसरी भाषाएं आनी चाहिए। संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि संस्कृत में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। It puts more emphasis on national language by making the medium of instruction at university level of for certain subjects. यह कुछ विषयों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम पर जोर देता है। तो कमीशन ने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज में। तो कौन कौन सा 3 लैंग्वेज होगा? पहला होगा रीजनल लैंग्वेज, दूसरा है लिंक लैंग्वेज और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये रिकमेंडेशन जो था राधा कृष्णन कमीशन का, ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का मदर टंग हो उस स्टेट में रहने वाला लोगों का। जैसे खोरठा, खोरठा यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है और ये कोई हम लोग सबका मदर टंग नहीं है झारखंड में। जैसे बांग्ला, तो बंगाल में सभी व्यक्तियों का वो मदर टंग नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से नॉन बांग्ला स्पीकिंग पीपल भी वहाँ रहते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये बहुत व्यवहारिक समाधान नहीं दिया इस कमीशन ने। तो लार्ज नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होते हैं वो हर स्टेट में होते हैं जिनका मदर टंग डिफरेंट होता है उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज से। जैसे हर जगह मराठा, महाराष्ट्र में रहने वाले का कोई जरूरी नहीं है जो बाहर से लोग गए हैं उनका मदर टंग मराठा हो ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि मराठी है वहाँ का। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि instruction in mother tongue would be considered at par with regional language which had brought confusion and indiscipline. इससे क्या हुआ कि मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा को अगर क्षेत्रीय भाषा के समान माना जाएगा तो उससे इनडिसिप्लिन और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। 1937 से तमिलनाडु ने हमेशा अपोज किया और अभी भी नई एजुकेशन पॉलिसी में तमिलनाडु ने हिंदी को कंपलसरी मानने से इनकार किया। तो इसलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या हुआ कि रीजनल लैंग्वेज को स्टेट पे छोड़ दिया गया, हिंदी को मानने की सुविधा भी इस बात स्टेट पे छोड़ दिया गया कि स्टेट डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। तो एजुकेशन कमीशन जो 1964 में, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी कमीशन, इसने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। इसमें कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन जो 1964-66 में आया, उस समय की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को उन्होंने अमेंड किया 1967 का, जो बोलते थे कि इंडेफिनिट यूज ऑफ हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में होगा। और उन्होंने पहला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में अनाउंस किया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1964-65 में कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया। तो इसके रिकमेंडेशन के आधार पर उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो था 1967 का, उसको अमेंड कर दिया, जो कि पहले क्या बोलता था कि हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनिश्चितकालीन प्रयोग होगा। और पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। उन्होंने अमेंड करके क्या कहा? उन्होंने अमेंड किया और कहा कि भारत में इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनिश्चितकालीन उपयोग हो गया। तो इस 1968 की शिक्षा पर उन्होंने रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग को आह्वान किया और राष्ट्रीय प्रपोज्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, ताकि राष्ट्र का इंटीग्रेशन हो, एकीकरण हो और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए सबों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। उसमें कहा गया कि उसके पैराग्राफ 4(3)(b) में ये कहा गया कि हिंदी, इंग्लिश और या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो कि कोई भी दक्षिण की भाषा हो सकती है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात कही गई।
मतलब कहा गया कि हिंदी कौन कौन सी 3 भाषा रहेगी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उसमें क्या हो सकता है कि दक्षिण की कोई भी भाषा, मॉडर्न इंडियन, और ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी, हिंदी इंग्लिश नॉन, ये रीजनल नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए। और हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी, एक मिनट, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए उन्होंने कौन कौन सी भाषा कही, हिंदी, इंग्लिश और एक सदर्न लैंग्वेज, दक्षिण की भाषा, ठीक है। और नॉन हिंदी के लिए उन्होंने बताया, नॉन हिंदी स्टेट जो थे उसके लिए हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ये बोले। इसके बाद इसमें ये जोड़ा गया कि suitable courses in Hindi and English should also be available in universities and colleges with a view of improving proficiency of students in these languages up to the prescribed university standard। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में हिंदी या अंग्रेजी में उपयुक्त पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषा में छात्रों की दक्षता में सुधार हो और विश्वविद्यालय के मानकों में या स्टैंडर्ड में सुधार किया जा सके। तो उसके बाद ये कुछ बहस के बाद इसे इंडियन पार्लियामेंट ने 1968 में अपना लिया। और NPE 19 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इसने 1968 के पॉलिसी के 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया और इस कोई अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया और इसे शब्दशः दोहराकर सेम रहने दिया, जो था वही रहने दिया। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लागू होने वाली है, इसमें यह डिसाइड किया गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा जो कि राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देगा। ये NEP 2020 जो है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जोड़ दिया और हमें यह उम्मीद जगाई है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है एक बार फिर हमारी सामाजिक असमानता और शून्य राजनीतिक लाभांश के बिना हमारे सबको बराबर अवसर देगी और इन अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए NEP का उपयोग करेगी अगर ये सिस्टमैटिक रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टेट फंडिंग, राज्य वित्त पोषण उन लोगों के लिए होना चाहिए जो हाशिए पे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं और मौजूदा विशेष अधिकार जो है उसको मतलब एंड नॉट एग्जिस्ट एज अ मीन्स, और इसे इस तरह से प्रयोग नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाए जो कि बुनियादी शैक्षिक जांच में चयन करने के मानदंड के रूप में हो। मतलब कि सबों को जो हाशिए पर है, जो वंचित लोग हैं, उन्हें इक्वल और समान अवसर प्रदान करेगा। इस उम्मीद से NEP को लाया गया है। अभी इसे इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, उसके बाद हमें इसके बारे में पता चलेगा डिटेल से। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो स्कूल करिकुलम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमें ये लर्नर को स्कूल सब्जेक्ट को सीखने में मदद करता है, दूसरे से संचार बातचीत करने में स्कूल या बाहर मदद करता है, डे टू डे लाइफ सिचुएशन में मदद करता है और किसी भी क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। टीचर और स्टूडेंट बोलकर लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं, टास्क प्रेजेंट करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में लगे होते हैं और एकेडमिक कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। और टीचर लर्निंग को, बच्चों की लर्निंग को असेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, बच्चे अपने नॉलेज और स्किल को प्रदर्शित करते हैं, क्लासरूम लाइफ का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट सीखते हैं वो सारा लैंग्वेज है और लैंग्वेज का शिक्षा में और करिकुलम में बहुत महत्व है।
That's all. Thank you.